चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। अपन ने पढ़ा मैनेजरियल कंट्रोल्स में टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंट्रोल्स आज अपन पढ़ेंगे दैट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एक बड़ी चीज होती है जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर एक बड़ा सिस्टम है। ईआरपी अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। ईआरपी के जो मॉड्यूल्स हैं आरपी नहीं एक बड़ा सिस्टम था अपने आप में। उसके अंदर मॉड्यूल्स थे लाइक सेल्स का अलग, परचेज का अलग, प्रोडक्शन का अलग, फाइनेंस का अलग, एचआर का अलग, सीआरएम का अलग, एससीएम का अलग। तो वो था एक सिस्टम ईआरपी की मैंने बात की। अब सिस्टम के अंदर सेल्स सीआरएम ये एक एक प्रोग्राम है सिस्टम के एक एक मॉड्यूल्स एक एक प्रोग्राम। ये जो अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट। सिस्टम बड़ी चीज होती है उसके अंदर का छोटा सा पार्ट होता है एक प्रोग्राम। अपन पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को बनाओ इंप्लीमेंट करो। मेजर फेज विद इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Management is responsible for programming or developing application of the new system or updating the application of the या तो कुछ नया बना रहे हो पुरानी को अपडेट कर रहे हो इसलिए ये कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इज अ टास्क विद इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सिस्टम डेवलपमेंट के टास्क एक पार्ट है। की पर्पस क्या होता है इसमें प्रोड्यूस एक्वायर एंड प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स। आप हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स बनाओ ये पर्पस होता है। यहाँ जो कंट्रोल फेज है वो सबके साथ पैरेलल चलता है। ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके कुछ लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस हैं मतलब बच्चे स्टेप्स हैं तो ये सीक्वेंस। पहला स्टेप है आपका प्लानिंग। अब क्या करना है इसके अंदर प्लानिंग का जो मॉड्यूल प्लानिंग का जो नोट्स वाला पार्ट है वो तो काटो। प्लानिंग नोट्स में काटो। ये प्लानिंग अपन को कहाँ से पढ़ना है मॉड्यूल से। आप लोग लिख लो कल लिख लाना आराम से अपना। यहाँ लिख लो प्लानिंग अपन को इसका मॉड्यूल से पढ़ना है। Planning phase estimates the resource required for software development, acquisition और implementation। प्लान करते हैं मतलब मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाना है, एक्वायर करना है, इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए मुझे कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। द इम्पोर्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लानिंग डिसीजन कैन वेरी बेस्ड। कितना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का साइज इतना बड़ा है अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो कम प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो ज्यादा प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एंड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी है। यूजर की रिक्वायरमेंट कितनी अनसर्टेन है और टेक्नोलॉजी कितनी अनसर्टेन है इस पे डिपेंड करेगा कि आपको ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करना आसान रहेगा या कॉम्प्लेक्स। पहली स्टेप आपने क्या पढ़ी प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आपको कितनी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी अगर आप कोई भी नया प्रोग्राम बनाते हो, डेवलप करते हो, एक्वायर करते हो या उसको इंप्लीमेंट करते हो, कितनी रिसोर्सेज की जरूरत
आपकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स की डिफिकल्ट होने वाली है, डिपेंड्स ऑन किस चीज पे डिपेंड करती है कि साइज ऑफ दी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा है तो प्लानिंग डिफिकल्ट होगी, और सॉफ्टवेयर का साइज छोटा है तो प्लानिंग इजी होगी। एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कितनी अनसर्टेन है, कई ऐसी चीजें होती है, फील्ड्स होती है जहाँ यूजर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं होती, वहां तो प्लानिंग में आपको ज्यादा जरूरत नहीं आएगी। फिर अगर यूजर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है तो वहां प्लानिंग में आपको बहुत दिक्कत आने होगी। नेक्स्ट है बच्चों डिजाइन। डिजाइन भी आप अपना नोट्स का काट दो और मॉड्यूल में से पढ़ना है आपको। देखो पहला स्टेप एक बार सुन लो, अपने नोट्स में पहला स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग फर्स्ट ही आएगा। सेकेंड स्टेप नोट्स में मैंने कंट्रोल दे रखा है, पर ये कंट्रोल जो है ये लास्ट में आएगा। आप लोग लिख दो, ये लास्ट स्टेप हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया ये कंट्रोल वाला। काटना नहीं है कंट्रोल, प्लानिंग काटना है। थर्ड है डिजाइन, जो अब अपना कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया डिजाइन, और ये भी काट दो, इसका भी डिस्क्रिप्शन अपन को डिजाइनिंग है मॉड्यूल में से। बाकी सब अपन नोट्स। तो डिजाइन का डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल में से पढ़ेंगे, वो आप लोग कल लिख लाना ये दोनों। Design. In this, programmer seeks to specify the structure and operation of the program that will meet the requirement articulated. जो आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग तो नया प्रोग्राम बनाना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे क्या काम करेगा। कोई भी सिस्टमैटिक अप्रोच आप डिजाइनिंग के लिए काम में ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी आप काम में ले सकते हैं। द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी आप काम में ले रहे हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इंप्लीमेंट करने के लिए काम में ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसी क्या डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइनिंग मतलब स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बताना, प्रोग्राम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा काम ऑपरेशन कैसा होगा उसके अंदर। सिस्टमैटिक अप्रोच भी काम में ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी अपन काम में ले सकते हैं। डिजाइन कैसा होगा डिपेंड्स ऑन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में ले रहे हो, बनाते हो तो इंप्लीमेंट करते हो, कौन सी काम में ले अकॉर्डिंग उसकी डिजाइनिंग या स्ट्रक्चर अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक अपने दो स्टेप्स पढ़ लिए। क्या क्या पहला स्टेप क्या पढ़ा, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कितनी रिसोर्सेज आपको चाहिए, बनाते वक्त रिक्वायर करते वक्त। प्लानिंग मुश्किल हो गया आसान, डिपेंड्स ऑन कितना बड़ा सॉफ्टवेयर रहेगा और क्या कौन सी टेक्नोलॉजी, यूजर की रिक्वायरमेंट कितनी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिजाइन। डिजाइन मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर जो काम कैसे होगा। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी हो सकती है। डिजाइन डिपेंड्स करती है आप कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हो, वो बनाते वक्त और इंप्लीमेंट करते वक्त कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हो, वो होती है आपकी डिजाइनिंग। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका कोडिंग। अपन कोर्स में से पढ़ेंगे कोडिंग। कोडिंग प्रोग्रामर मस्ट चूज। कोडिंग क्या होता है बच्चों, लिखना, लैंग्वेज में लिखना, सी में लिखना, C++, जावा, PHP, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो उसको कहा जाता है। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज प्रोग्रामर काम में ले सकते हैं। मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हैं। मॉड्यूल मतलब पार्ट्स, तो ऐसी स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हैं। पहले उसने पार्ट्स बनाए, मतलब पार्ट्स का मतलब पहले उसने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिविजन का, फिर चारों को इंटीग्रेट कर दिया, चारों को कंबाइन कर दिया। पहले फाइनेंस का बनाया, फिर HR का बनाया, फिर प्रोडक्शन का बनाया, फिर इन तीनों को मिला दिया, दैट इज मॉड्यूल एंड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। वो कोडिंग स्ट्रैटेजी भी काम में ले सकता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रॉपर लिखकर वैसा भी कुछ काम में ले सकता है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी काम में ले सकते हैं कि कोड इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी उसको पढ़कर समझ पाए कि ये कोड क्या कहता है। तो आप कोडिंग करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज काम में ले सकते हो। पहली स्ट्रैटेजी क्या है, मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन मतलब पार्ट्स में बनाओ फिर उसको कंबाइन कर दो। नेक्स्ट क्या है, कोडिंग स्ट्रैटेजी, क्या आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग काम में। नेक्स्ट क्या है आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी, इतना आसान हो कि पढ़कर आप उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट फेज क्या आ गया, टेस्टिंग। बन गया प्रोग्राम, उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। अब टेस्टिंग के लिए भी यूनिट टेस्ट, मल्टीपल टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं। पहला यूनिट, यूनिट मतलब आप एक एक पार्ट को टेस्ट करो। सिर्फ एडिशन को चेक किया, सिर्फ सब्ट्रैक्शन को चेक किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को चेक किया, सिर्फ डिविजन, सिर्फ मार्केटिंग को चेक किया, सिर्फ फाइनेंस को, सिर्फ परचेज को, सिर्फ CRM को, सिर्फ ऐसे एक एक पार्ट को, यूनिट, एक एक यूनिट को अपन टेस्ट करते हैं, उसे यूनिट कहते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब कुछ कुछ मिलाकर टेस्ट करने।
अब मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिलाकर टेस्ट करके देखती हूँ कि वो दोनों तो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं एडिशन और डिविजन मिलाकर चेक कर रही हूँ कि वो सही काम करते नहीं करते। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मिलाकर चेक करती हूँ कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसे अपन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एंड लास्ट जो आपकी टेस्टिंग है दैट इज फुल ऑफ द प्रोग्राम टेस्टिंग। फुल ऑफ द प्रोग्राम मतलब पूरा प्रोग्राम, हम ये चारों मॉड्यूल्स अपन ने एक साथ मिलाए और फिर पूरा एक साथ टेस्ट करके देखते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम सही काम करता है या नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग में हम 3 तरीके से कर सकते हो। यूनिट टेस्ट मतलब एक-एक मॉड्यूल को, इंटीग्रेशन कुछ-कुछ को मिलाया, सबको नहीं, कुछ-कुछ को मिलाकर टेस्ट किया। एंड फुल ऑफ प्रोग्राम टेस्ट मतलब सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर फिर आपने टेस्ट कर दी। टेस्ट से टेस्ट क्यों करते हैं कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये चेक करने के लिए आप टेस्टिंग करते हैं। फिर टेस्टिंग करके उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज। तो मेंटेनेंस फेज में अलग अलग तरह की मेंटेनेंस हो सकती है। रिपेयर, रिपेयर मतलब गाड़ी की रिपेयर करवाते हैं, मतलब जो चीज खराब हो गई उसको ठीक करवाना। तो कोई एरर्स आ गई तो उसे करेक्ट करना, उसे क्या कहते हैं? रिपेयर मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब आप मॉडिफाई करो अपने प्रोग्राम को ताकि वो एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसको अडेप्ट कर पाए, के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम मॉडिफाई होना चाहिए। एंड लास्ट है इसके अंदर परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मतलब इन विच द प्रोग्राम इज ट्यून्ड टू डिक्रीज द रिसोर्स कंजम्पशन, कि आपका रिसोर्स कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, आप परफेक्ट होने चाहिए हर काम करने में, आप परफेक्ट कि मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट आप अचीव कर पा रहे हैं। मेंटेनेंस भी 3 तरीके का हुआ। पहला कौन सा था? रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मतलब एरर आ गई तो ठीक कर दो। अडैप्टिव मतलब एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो अपन अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। एंड लास्ट क्या था? परफेक्ट है, कम से कम रिसोर्स को यूज में लेकर आप मैक्सिमम काम करोगे, मैक्सिमम आउटपुट अचीव करोगे। अभी तक अपन ने बच्चों 5 फेजेस पढ़ लिए प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल के। पहला क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या सिस्टम में चाहिए होंगी, चाहे नया सिस्टम बनाओ, चाहे एक्वायर करूं, चाहे उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, मुझे क्या नई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग मुश्किल हो के आसान डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, रिक्वायरमेंट कितनी अनसर्टेन है और टेक्नोलॉजी कितनी अनसर्टेन है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? डिजाइन। डिजाइन मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना और उसमें कैसा ऑपरेशन होगा। आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी काम में ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी काम में ले सकते हैं। डिजाइन डिपेंड करती है आप कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हैं, बनाते हो पर इम्प्लीमेंट करते हो कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हो उस पर डिजाइनिंग डिपेंड। नेक्स्ट क्या था? कोडिंग। अब कोडिंग में भी आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम में ले सकते हैं। पहला है आप मॉड्यूल बना के उसको इंटीग्रेट कर दो। नेक्स्ट था स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग काम में लो। नेक्स्ट था डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी, कितनी आसान कोडिंग होनी चाहिए कि पढ़कर मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या था? टेस्टिंग। हो गया, उसको टेस्ट करके देखेंगे। यूनिट टेस्ट, एक मॉड्यूल को टेस्ट को मिलाकर टेस्ट करो। प्रोग्राम टेस्ट, प्रोग्राम टेस्ट करते हो एक साथ और ये देखते हो जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है वो मैं अचीव कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। फिर ना नेक्स्ट था फिर क्या था? फेयर मेंटेनेंस, एरर आ रहा तो ठीक करो। अडैप्टिव मेंटेनेंस, अपने आप को मॉडिफाई करो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड परफेक्ट मेंटेनेंस मतलब रिसोर्स का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। ये आपका होगा। लास्ट जो अपना फेज है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट में आएगा बच्चों। कंट्रोलिंग में जो मॉड्यूल में जो अपने नोट्स में लिखा है वो तो पढ़ना ही है। कंट्रोलिंग की 2-3 लाइनें अपन को मॉड्यूल से भी पढ़नी रहेंगी। देखो यहाँ से तो आपके नोट्स में लिखा है तो ये तो नोट्स वाला पार्ट है ही, और उसके ऊपर अपन को ये भी पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोलिंग के अंदर ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा सा सेक्शन मॉड्यूल से भी पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल फेज सारे फेजेस के साथ पैरेलल चलता है जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर एक्वायर कर रहे हो कुछ भी। ये क्यों कंट्रोल लगाया जाता है? देखने के लिए कि जो भी मैंने बनाया है वो ऑथेंटिक, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टेक्निक्स काम में लेते हैं लाइक बग ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। ये टेक्निक्स है कंप्यूटर में प्रोग्राम चेक करने के लिए कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, ये सब आप टेक्निक्स काम में लेते हो ये मॉनिटर करने के लिए कि वो प्रोग्राम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा।
अब इसके दो पर्पस होते हैं, ये आपके उसमें नोट्स में भी लिखे हैं, मैं यहीं से पढ़ा देती हूँ। पहला पर्पस, टास्क प्रोग्रेस इन विच वेरियस सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल फेज शुड बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट प्लान। टास्क प्रोग्रेस कि कितना काम हो गया, कितना बाकी है। तो हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमने कितना काम कर लिया, और अगर जो करेक्टिव एक्शन है वो आप ले लेते हो, अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या ले लेते हो, करेक्टिव एक्शन। अब टास्क प्रोग्रेस, मैंने कितना काम कर लिया, फिर मेरी प्लानिंग थी मेरे को इस बार 30 मार्क्स लाने और मैं मान ला पाई हूँ 25 मार्क्स का डेविएशन क्यों आया, उस पर आप करेक्टिव एक्शन लगाते हो। कंट्रोल ओवर, आप कंट्रोल कहाँ पर लगाते हो, डेवलप करते वक्त, एक्वायर इंप्लीमेंट करते वक्त, हर जगह आप कंट्रोल लगाते हो। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं ऑथेंटिक, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। तो कंट्रोल फेज सबके साथ पैरेलल चलता है, जितने भी आपके फेजेस है सबके साथ। क्यों कंट्रोलिंग लगाया जाता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक, एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ टेक्निक्स काम में लेते हैं, लाइक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, आप टेक्निक्स काम में लेते हैं। ये दो काम है। पहला काम है आप चेक करो कि आपने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग आप कितना अचीव कर पाए हैं, बीच में कोई डेविएशन आ रहा है तो उसको आप ठीक करो करेक्टिव एक्शंस में। सेकेंड की कंट्रोल आप क्यों लगाते हो, ताकि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक, एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। तो हमने ये 6 फेजेस पढ़ लिए प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स के। पहला फेज क्या था बच्चों, प्लानिंग, फिर था डिजाइन, समझ में आ गया ना कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है इसके अंदर आपको। नेक्स्ट है आपका डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। ये आप अपने नोट्स का काट दो और पूरा मॉड्यूल में से पढ़ना है। पेज नंबर मॉड्यूल का मैंने जो प्रिंट करवाया 3.39 एंड 3.40, पेज नंबर 3.39 3.40 यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। जो 10 पन्ने कल प्रिंट करवाए थे उनमें से ये 2 पन्ने यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या है आपकी डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या होता है बच्चों, मेन डेटा, मेन चीज होती है कंप्यूटर में, तो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, तो उसको भी कोई डेटाबेस को अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर ले, उसके लिए भी आप कंट्रोल्स लगा देते हो। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स की मेमोरी टेक्निक लिखो। यू हैव अ क्वेश्चन like A, B, C, D. You have a question like A, B, C. U को underline, Q को underline, A, B, C, D को underline. Data resource management controls. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा सबसे क्रिटिकल रिसोर्स है जिसको आपको अच्छे से मैनेज करना है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। डेटा का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाए। डेटा को मैनेज करने के लिए आप यूजर को डेटा जब मिल जाए, जब उसको चाहिए वो शेयर कर सके, डेटा जहां चाहिए वहां उसको डेटा मिल जाए, और जिस फॉर्म में डेटा चाहिए उस फॉर्म में मिल जाए, तो मतलब डेटा प्रॉपर्ली मैनेज है। डेटा मैं कब कहूंगी कि मैनेज है, जब यूजर शेयर कर पा रहा है अपना डेटा, जब चाहिए तब मिल गया, जहां चाहिए वहां मिल गया, और जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में मिल गया, तो मतलब आप अपना डेटा को ढंग से मैनेज कर पा रहे हो। आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, बट इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। आप चाहे उसको मॉडिफाई करो, चाहे उसमें चेंजेस हो, पर उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। डेटा रिपोजिटरी सिस्टम्स कौन से होते हैं बच्चों, जहाँ डेटा रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है डेटा, डेटाबेस के अंदर रखा जाता है, या डेटा वेयरहाउस, जहां भी आप डेटा रखते हो, अगर उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे तो आपका सिस्टम रिलायबल सिस्टम हो सकता है कि डेटा ढंग से मैनेज हो। Must be controlled carefully, however, because the consequences are serious is if the data definition is compromised or destroyed. अगर डेटा जहां रखा गया वहीं पे कॉम्प्रोमाइज या डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। इसलिए आप प्रॉपर कंट्रोल्स लगाओ, एक सीनियर मैनेजर हायर करो, ट्रस्टवर्दी बंदा हायर करो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर दो, जिसका जो काम है वो बंदा वही काम करेगा, और लॉग्स को मॉनिटर करो
डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी क्या काम कर रहा है वो सब लॉग्स भी आप मेंटेन करो। इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब एश्योरेंस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, ये सब आपकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके लिए अपन कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं कि अगर उसमें कोई भी डैमेज हो गया तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। कौन से कंट्रोल लगाए? पहला है डेफिनेशन। These controls are placed to ensure that database always corresponds and comply with its definition standard. Database में हमेशा उसकी definition के according काम होना चाहिए। Definition standards का मतलब बच्चों, अगर मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बना रही हूं तो इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट का डेटा ही होगा। अगर नितिन सर का दो डेटाबेस, एक डेटाबेस स्टूडेंट का, एक डेटाबेस उनके ऑफिस के क्लाइंट्स का, सपोज गलती से किसी क्लाइंट की टेबल स्टूडेंट वाले डेटाबेस में आ गई, अब वो उस क्लाइंट का डेटा सर्च करेंगे, तब जब भी क्लाइंट वाले डेटाबेस में सर्च करेंगे और वहां वो उनको मिलेगा नहीं, वो क्योंकि कहां पड़ा है? स्टूडेंट डेटाबेस में। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब एक तो ये हो गया। डेफिनेशन का मतलब दूसरा क्या होता है कि अगर मेरे डेटाबेस में डेट जो है वो dd mm yy फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, तो हर बार डेट इसी फॉर्मेट में स्टोर होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रिकॉर्ड तो इस फॉर्मेट में स्टोर है और छठे रिकॉर्ड में mm dd yy में फॉर्मेट में स्टोर। और डेफिनेशन का मतलब क्या हो सकता है? अगर नेम कॉलम आ रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, उसमें कभी भी नंबर्स नहीं आएंगे। अगर एज कॉलम आ रहा है तो उसमें सिर्फ नंबर आएंगे, उसमें अल्फाबेट नहीं आएंगे, और नेगेटिव एज नहीं आनी चाहिए, 100 से ऊपर एज नहीं आनी चाहिए। जो भी आपके लिमिटेशंस होते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए आपका डेटाबेस होना चाहिए। उसमें डेफिनेशन का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस ऑलवेज करस्पॉन्ड्स एंड कंप्लाई मतलब फॉलो करेगा, जो आपकी डेफिनेशन उसको फॉलो करेगा। डेफिनेशन मतलब सब कुछ है। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का डेटा, उसमें क्लाइंट का डेटा नहीं आएगा। डेट मतलब फॉर्मेट फिक्स, नेम मतलब अल्फाबेट फिक्स, और एज मतलब नंबर्स फिक्स। रूल लगा दिया उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, रूल लगा दिया उसमें 100 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, जो भी आपके रूल्स है। एग्जिस्टेंस एंड बैकअप कंट्रोल। डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डेटाबेस हमेशा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सारा डेटा डेटाबेस में अगर वही लॉस्ट हो गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसका बैकअप होना चाहिए। अब बैकअप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए, तो ऑफ साइट डेटा सेंटर्स में भी आपका बैकअप हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसको रिकवर अपन कर सके। दिस कंट्रोल इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस। हमेशा डेटा एग्जिस्ट करेगा, बैकअप और रिकवरी प्रोसीड। बैकअप मतलब आप उसकी कॉपी बनाकर रखो, ताकि एडिशनल कॉपी को आप काम में ले सको, रिस्टोर करने के लिए ओरिजिनल डेटा। जब अगर कोई भी डेटा लॉस हो गया, उसको रिस्टोर करने के लिए अपन बैकअप उसका काम में ले सकते हैं। बैकअप मतलब सिस्टम, बैकअप कंट्रोल इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन द इवेंट ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। किसी भी कारण अगर डेटा लॉस हो रहा है, कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर रहा है, कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, या फिजिकल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो अगर आपके पास बैकअप है तो आप हमेशा एग्जिस्ट कर पाओगे, आप अपने डेटा को हमेशा रिस्टोर कर पाओगे, उसको रिकवर कर पाओगे। द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिट्राइव इट फाइल्स एंड डेटाबेस। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपनी फाइल्स को रिट्राइव और डेटाबेस को रिट्राइव कर सकते हैं, और उनके पास बैकअप, बहुत सारी बैकअप स्ट्रैटेजीज काम में लेते हैं। ये मात्रा को याद रखने लाइक डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, दो जगह 3 जगह रिकॉर्डिंग करो। पीरियोडिक डंपिंग ऑफ डेटा, जो काम का नहीं है उसको टाइम से हटाते जाओ। लॉगिंग इनपुट, ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस टू द डेटा में भी इनपुट आ रहा है और जो भी चेंज करो, सबकी एक प्रॉपर लिस्ट। तो अपन ने क्या पढ़ा? एग्जिस्टेंस एंड बैकअप। डेटाबेस हमेशा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, क्योंकि अगर डेटाबेस लॉस तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस। तो एक्सिस्टेंस में रखने के लिए अपन उसका बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स काम में लेते हैं। बैकअप मतलब उसकी कॉपी बनाकर रखो, एडिशनल कॉपीज, ताकि ओरिजिनल डेटा को आप रिकवर कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। किसी भी हालत में डेटा नुकसान हो जाए, कौन सी हालत, चाहे अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर रहा है, या फिर इन्वायरमेंट फेलियर हो गया, या कोई डिजास्टर आ गया, किसी भी वजह से अगर आपके डेटा का नुकसान हो रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बैकअप की स्ट्रैटेजीज कौन सी है बच्चों? और प्रॉपर लॉस रखना भी, इनको जो भी चेंजेस है उनकी लिस्ट बनाकर रखो। अभी तक अपन ने दो डेटा के कंट्रोल दो पढ़ लिए, एक डेफिनेशन कंट्रोल्स और एक एक्सेस। अब एक्सेस कंट्रोल, ये सबको समझ में आता है क्या होता है एक्सेस कंट्रोल? मतलब नीड टू नो एंड नीड टू टू बेसिस, जिसकी जितनी जरूरत है उतने ही डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। आप सारे डेटाबेस को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते।
ये कंट्रोल डिजाइन किए जाते हैं ताकि अनऑथराइज बंदा किसी भी डेटा को व्यू, रिट्राइव, कंप्यूट और डिस्ट्रॉय ना कर सके। अनऑथराइज बंदे को कोई भी परमिशन की एक्सेस ना मिले, व्यू करना, रिट्राइव करना, कंप्यूट करना, डिस्ट्रॉय करना। यूजर एक्सेस कंट्रोल्स बनाए जाते हैं पासवर्ड्स की हेल्प से, कि अगर आप पासवर्ड ये डाल रहे हो तो आपके पास ये एक्सेस साइट से ये वाला पासवर्ड या टोकन है या बायोमेट्रिक कंट्रोल से आप एक्सेस कर। डेटा इंक्रिप्शन कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय कीपिंग द डेटा इन डेटाबेस इन एन, और डेटा इंक्रिप्शन कंट्रोल मतलब डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटाबेस। तो यूजर एक्सेस कंट्रोल आप कैसे डिफाइन करोगे? पासवर्ड या टोकन से। आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस से यूजर एक्सेस कंट्रोल्स को डिफाइन किया जा सकता है। और डेटा इंक्रिप्शन डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखकर डेटा इंक्रिप्शन कंट्रोल्स लगाएगा। नेक्स्ट आपके कौन से कंट्रोल्स हैं? दैट इज अपडेट कंट्रोल। These control restrict update of the database to authorized users in two ways, either by permitting only addition of data to the database or allowing user to change or delete existing. अपडेट में भी मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अपडेट सिर्फ ऑथराइज बंदा कर सकता है। अब अपडेट में भी वो सारा काम नहीं कर सकता। एक बंदे के पास परमिशन, आप सिर्फ नया डेटा को ऐड कर सकते हो। दूसरे के पास परमिशन, आप सिर्फ पुराने को चेंज या डिलीट कर सकते हो, आप नया कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अपडेट पे भी अपन ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक ही बंदा अपडेट मतलब सारा अपडेट नहीं कर सकता। अगर पर्सन ए है तो वो सिर्फ नया ऐड कर सकता है, बी है तो सिर्फ डिलीट या चेंज कर सकता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल्स। कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? अगर कॉन्करेंसी मतलब साइमल्टेनियसली, अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। लाइक नितिन सर के ऑफिस के अंदर एक ही प्रिंटर और 4 कंप्यूटर, अगर चारों कंप्यूटर ने एक साथ प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया हमें प्रिंटर चाहिए, तो वो उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए कौन से कंट्रोल्स लगाए जाते हैं? कॉन्करेंसी। These controls provide solutions agreed upon schedules, strategies to overcome the data integrity problem that may arise when two update process access the same data item at the same। दो अपडेट का काम एक ही डेटा पे एक साथ हो रहा है, कॉन्करेंट काम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब पर्सन ने उसी टाइम पे नया इंसर्ट भी कर रहा है और पर्सन भी उसी टाइम पे टेबल नंबर एबीसी जो उसमें कुछ डिलीट भी कर रहा है। दोनों अपडेट की रिक्वेस्ट एक ही टेबल पे एक साथ एक टाइम पे आई, तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल है। वो सॉल्यूशंस देगा, शेड्यूल्स देगा, आपको स्ट्रैटेजीज देगा कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट जो आपके कंट्रोल्स आए दैट इज क्वालिटी कंट्रोल्स। दीज कंट्रोल इंश्योर्स द क्वालिटी मतलब एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। This may include traditional measures such as program validation of input data and batch controls over data in transit through the organization. Program validation, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जब डेटा इनपुट हो रहा है उसी टाइम पे उसकी वैलिडेशन चेक कर लिया कि वो सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ईमेल आईडी मेरा डाल रही हूँ, सपोज मैंने abc.com लिख दिया, तो वो उसी टाइम पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ईमेल है तो उसमें @ होना जरूरी है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल नंबर डाल रही हूँ और मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसा लिखकर छोड़ दिया, तो वो उसी टाइम वैलिडेशन चेक करे कि मोबाइल नंबर मिनिमम नहीं एग्जैक्टली 10 डिजिट का होना चाहिए, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। तो इनपुट होते टाइम ही अगर डेटा को वैलिडेट कर दिया जाएगा, चेक कर दिया जाएगा, तो हमेशा उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। आया समझ में बच्चों? तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए? डेटा के कंट्रोल्स पढ़ लिए। पहला कंट्रोल क्या पढ़ा हमने? कंट्रोल के डेटाबेस ऑलवेज कंप्लाई टू द डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, हमेशा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेटाबेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था? एक्सिस्टेंस एंड डाटा। डेटाबेस हमेशा एक्सिस्टेंस में होना चाहिए, उसके लिए डाटा को रिकवर करो। बैकअप की हेल्प से अपन डेटा को रिकवर कर सकते हैं, कभी भी लॉस्ट होता है। लॉस्ट किस किस वजह से हो सकता है? सबकी स्ट्रैटेजीज काम में ले दो, क्या क्या? फिर नेक्स्ट क्या था? कंट्रोल मतलब
डेटा एन्क्रिप्शन कंट्रोल मतलब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डेटा रखा जाए। नेक्स्ट क्या था, अपडेट करना। ऑथराइज्ड बंदा अपडेट कर सकता है। एक बंदा सिर्फ नया ऐड कर सकता है, दूसरा चेंजेस कर सकता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल, अगर एक साथ छह जनों ने एक डेटा पे अपडेट भेज दिया तो उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए उसके पास सॉल्यूशंस है, स्केड्यूल्स हैं, स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट क्या था, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप इनपुट करते टाइम उसका वैलिडेशन चेक कर रहे हो कि उसमें कोई गलती नहीं हो। मेमोरी चेक करनी क्या थी, वहां क्वेश्चन आए क्यों मतलब ए मतलब बी मतलब सी मतलब डी मतलब ठीक है। और इसका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, डेटा सबसे क्रिटिकल रिसोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डेटा आप कब कहोगे डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखा हुआ है, जब शेयर कर पा रहे हो, जब चाहिए तब मिल पा रहा है, जहां चाहिए वहां मिल पा रहा है, जिस फॉर्मेट में चाहिए तब मिल पा रहा है, मतलब डेटा आपका सही तरीके से रखा हुआ है। तो इसके लिए आप कंट्रोल्स लगाते हो, कंट्रोल्स प्रॉपर्ली लगाओ, नहीं तो अगर इसमें कुछ भी नुकसान तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। आप जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो भी काम करे उसकी भी प्रॉपर लॉग बनाओ, लिस्ट बनाओ, उसको भी मॉनिटर करो, उसको भी मेजर करो कि वो बंदा भी डेटाबेस में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। क्या क्या कंट्रोल्स लगा दिए उसके लिए, आया समझ में। तो हमने अभी तक एक तो पढ़ लिया आज प्लानिंग मैनेजमेंट कंट्रोल के क्या क्या फेजेस थे, प्लानिंग पढ़ा, डेटा मैनेजमेंट या डेटाबेस कंट्रोल कुछ भी बोलते हैं। डेटा मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा, डेटा नेक्स्ट हम कंट्रोल्स पढ़ेंगे। अब अपने उसमें ही आ जाओ नोट्स में, तो मैं कह रही हूँ काट देना, वो काट रही हूँ ना, डेटा रिसोर्स यहाँ पे कट कर देना, वहीं से पढ़ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसकी क्वालिटी की होनी चाहिए। Quality assurance management controls information system produced by the information system function achieve certain quality goals। आप चाहे डेवलप करो, इंप्लीमेंट करो, ऑपरेट करो, मेंटेन करो किसी भी सिस्टम को, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बना रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी का, वो आपको फॉलो हमेशा करना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल है। कौन सा पर्सनल, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब तो क्वालिटी का ध्यान रखना, ऐसा स्टाफ, ऐसा एम्प्लॉय मेरा तो क्वालिटी हमेशा देखेगा कि मेरा प्रोग्राम हमेशा अपडेटेड है, क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, वो हमेशा अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने में काम करेगा। चाहे सिस्टम बनाते वक्त, इंप्लीमेंट, ऑपरेट, मेंटेन कुछ भी कर रहा है, हमेशा उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और इंप्रूव होती रहनी चाहिए। They perform monitoring role for management to ensure that quality goals are established and understood clearly by all the stakeholders। क्वालिटी गोल्स, ये मेरा क्वालिटी गोल है। लाइक अगर मेरे को फूड प्रोडक्ट्स होते हैं आईएसओ मार्क नहीं, 22 होता है हॉलमार्क होता है जनरली पे, तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि हॉलमार्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये गोल आप स्टैब्लिश करो, सबको समझाओ कि अपना ये गोल है, अपन को इस क्वालिटी स्टैंडर्ड पे काम करना है। कंप्लायंस occurs with the standards that are in place to attain quality। कंप्लाई मतलब उसको फॉलो करो, जो स्टैंडर्ड है उस तक पहुंचने के लिए आप फॉलो करो। बेस्ट प्रैक्टिसेस काम में लो, इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी बनाते वक्त, प्रोड्यूस करते वक्त बेस्ट तरीका काम में लो। आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट मेंटेन कर। ये होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। क्या पढ़ा बच्चों इसके अंदर अपन ने, क्वालिटी चाहे बनाओ सिस्टम, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करो, ऑपरेट करो, मेंटेन करो, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पे पर्सनल का ये काम है कि हमेशा हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, चाहे वो बनाते वक्त, इम्प्लीमेंट, ऑपरेट, मेंटेन करना। ये वो कुछ काम करता है क्या, पहले स्टैंडर्ड सेट किया और सबको समझाया ये हमारा स्टैंडर्ड है, सब लोग उसको फॉलो करो, बेस्ट तरीका अपनाओ, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर सको, मीट कर सको। समझ में आ गया।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। हम मैनेजरियल कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा टॉप मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ रहे हो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है अपना सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल सिक्योरिटी। आपकी हमेशा इंफॉर्मेशन सिस्टम की फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपको थ्रेट किस किस वजह से हो सकता है, किस किस के लिए हमें सिक्योरिटी लगानी, आग से डर हो सकता है, वाटर से, एनर्जी से, पोल्यूशन से, अनऑथराइज बंदा घुस जाए, वायरस, सॉफ्टवेयर का मिसयूज हो जाए। इसमें तीन चार नाम याद कर लेना, सारे याद करेंगे। ये सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपन ने कंट्रोल्स लगाए, लाइक अपन ने नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के कंट्रोल लगाए, एनवायरमेंट, फिजिकल एंड लॉजिस्टिक। इन सबसे बचने के लिए आग, पानी, धूल, मिट्टी, हैकर्स, अनऑथराइज बंदा घुस गया, इन सबसे बचने के लिए अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगाए, लॉजिकल लगाए और फिजिकल। सारी की सारी सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है, ताकि अपन थ्रेट से बच जाए। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि थ्रेट क्या है, इसके लिए तो सिक्योरिटी लगाएंगे। थ्रेट क्या होता है बच्चों, थ्रेट मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, थ्रेट। कभी भी थ्रेट आइडेंटिफिकेशन फेज आता है कि अपन थ्रेट आइडेंटिफाई करो क्या थ्रेट है। Security administrator attempts to flesh out all the material threats that can evaluate and result in information system assets being forced, removed, that temporarily, permanently lost, damaged, destroyed, used for another purpose. देखो, कभी भी अपन देख रहे हैं कि हाँ ये थ्रेट आ सकता है, तो जो थ्रेट जिस असेट पे, बिना असेट के कोई थ्रेट नहीं हो सकता, असेट पे कोई भी थ्रेट आ सकता है। उस थ्रेट को आप या तो क्या, जिसकी वजह से असेट को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी असेट एक्सपोज हो सकती है, रिमूव हो सकती है, टेम्परेली, परमानेंटली रिमूव हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, सेट को आप फ्लश आउट कर दो, मतलब कंप्लीटली। अगर आपको लगता है ये थ्रेट मेरी असेट पे आ सकता है, उस थ्रेट को हटा दो। वो असेट पे आ गया तो क्या क्या कर सकता है, असेट का लॉस हो सकता है, रिमूव हो सकती है, एक्सपोज हो सकता है, लॉस, डैमेज या अनऑथराइज बंदा उसको यूज नहीं कर सकता। जब डिजास्टर आएगा तब भी, डिजास्टर आ गया उसके बाद भी हम अपने काम को मतलब रिकवर कर सकते हैं। थ्रेट आ गया उसके बाद भी आप अपनी चीजों को रिकवर कर सकते हो, और जो रिस्क आ रहा है उसको मिटिगेट कर सकते हो, अगर आपने कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तो थ्रेट आने के बाद भी आप अपने आप को ठीक कर और मिटिगेट कर काम कर सकते हो। उसके लिए आप लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल्स, मतलब वो कंट्रोल्स होते हैं जो लास्ट तक आपके काम आ जाएंगे, दैट इज डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए आपके पास, और एक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, आग लग गई, खत्म हो गया, पूरी जल गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है तो मेरे पास एक होप रहती है कि मेरा पैसा तो वापस आ जाएगा, उससे मैं दोबारा से शुरू से स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरा बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर सकती हूँ। तो इंश्योरेंस मतलब लास्ट रिसोर्ट सोल्यूशन है, मेरे पास लास्ट रिसोर्ट कंट्रोल है कि जब कुछ भी नहीं बचता तो इंश्योरेंस मेरे काम आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा तो वो उसका पैसा रिकवर कर देगा। आपके पास एक डिजास्टर रिकवरी प्लान भी होना चाहिए कि अगर डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो मैं अपने आप को कैसे दोबारा से रिकवर कर सकती हूँ। तो डीआरपी मतलब डिजास्टर रिकवरी प्लान बताएगा कि आप अपने आप को कैसे रिकवर करोगे जब डिजास्टर आएगा, और कैसे कम बैक करोगे, आप नॉर्मल सिचुएशन में कैसे कम बैक करोगे। इसके लिए इसमें चार पार्ट्स हैं, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान एंड टेस्ट प्लान। अब मुझे इन सबके लिए एक एक लाइनें लिखवानी है, अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई पर मुझे लिखवानी है। इमरजेंसी प्लान के लिए एग्जाम में आप लिख कर आओगे, इमरजेंसी प्लान एक लाइन लिखो, एक्शंस टू बी अंडरटेकन इमीडिएटली, actions to be undertaken immediately when a disaster occurs. बैठ जाओ, बैठ के लिखो। Actions to be undertaken immediately when a disaster occurs. बैकअप प्लान के लिए एक लाइन लिखो, specifies the type of backup, specifies the type of backup to be kept, specifies the type of backup to be kept, comma,
frequency of taking backup, frequency of taking backup, comma, procedure for making backup, procedure for making backup, etc. रिकवरी प्लान के लिए लिखो टू रीस्टोर full information system capabilities, restore full information system capabilities. टेस्ट प्लान में लिखो टू identify deficiencies in the test plan. दो लाइनें और लिखवानी है ऐसे ही, मतलब मेन हेडिंग ये, मतलब इसी की हेडिंग है, ये इशू चल रहा है अपना, क्या चल रहा है ये, सिक्योरिटी के लिए दो लाइनें और लिखवानी है, समरी टाइप्स. BCP, that is business continuity plan. BCP bracket में लिखो business continuity plan, bracket close, as compared to DRP, as compared to DRP, mainly deals with carrying on critical business operations, carrying on critical business operations in the event of a disaster, in the event of a disaster, so as to ensure minimum impact on business, minimum impact on मैंने क्या लिखवाया, डीआरपी जो होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, कि अगर डिजास्टर आ गया तो आप अपने आप को कैसे रिकवर करोगे, दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में कैसे आओगे, उसके लिए 4 पार्ट्स हैं. पहला इमरजेंसी प्लान. इमरजेंसी प्लान मतलब अगर डिजास्टर आ गया तो तुरंत आपको क्या करना है, अर्थक्वेक आ गया तो तुरंत क्या करना है, वो होगा इमरजेंसी प्लान. बैकअप प्लान बताएगा कि टाइप ऑफ बैकअप टू बी केप्ट, तरीके का बैकअप रखना है, कितनी बार रखना है, और प्रोसीजर क्या होगा बैकअप रखने का, वो सब यहाँ पे बैकअप प्लान में बताएंगे. रिकवरी प्लान मतलब दोबारा से चीजों को रिस्टोर करना. टेस्ट प्लान मतलब कि कोई भी डेफिशिएंसीज आ रही है उनको अपन फाइंड आउट यहाँ पे कर. ये हो गया आपका डीआरपी. डीआरपी के बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इंश्योरेंस. इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी, जहाँ पे उसको अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रिसीव होती है, उसको रिमबर्समेंट मिल जाता है जो भी उसका लॉसेस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या कर देती है, रिमबर्स कर देती है, रिमबर्समेंट मिल जाता है. एंड लास्ट जो अपन ने अभी मैंने आपको पढ़ाया वो क्या लिखवाया मैंने, बीसीपी. बीसीपी क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है यहाँ पे, कि अगर कोई डिजास्टर आ गया तो भी बिजनेस कैसे चलता रहे, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम से कम पड़ना चाहिए, वो क्या होता है आपका बीसीपी. ये जो पॉइंट है ये काट दो, अब ये अलग से हट चुका है, ये इसी के अंदर जुड़ गया है. सिक्योरिटी के अंदर अपन ने 3 कंट्रोल्स पढ़ लिए, लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल्स, एक डीआरपी कंट्रोल, एक इंश्योरेंस, और थर्ड पॉइंट डाल लो इसको, ये थर्ड पॉइंट है आपका. लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल में 3 तरीके के कंट्रोल्स हैं, पहला डीआरपी, सेकंड इंश्योरेंस, और थर्ड है आपका बीसीपी. आया समझ में मैं क्या कह रही हूँ सबको. ये जो अलग से बीसीपी का पॉइंट दे रखा है ये काट दो, कंप्लीट काट दो, ये हट चुका है अपने कोर्स से. हाँ, अपन ने क्या पढ़ा सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में आपने क्या पढ़ा कि आप थ्रेट से बचने के लिए सिक्योरिटीज लगा. थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, आग पानी धूल मिट्टी पोल्यूशन, हैकर्स, इंट्रूडर्स,
इनसे बचने के लिए अपन एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगा सकते हैं, फिजिकल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अपन लगा सकते हैं। थ्रेट मतलब क्या होता है कि थ्रेट मतलब जिसकी वजह से कोई भी नुकसान हो सकता है। जब भी थ्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पता चलिए ये थ्रेट आ रहा है, उसको कंप्लीट हटा दो, जिसकी वजह से आपकी एसेट को लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकती है, अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर सकता है, रिमूव हो सकती है असेट। कभी भी कोई डिजास्टर आएगा तो आप उसको रिकवर करो, उसमें आने वाला जो लॉसेस है वो कम होने चाहिए। उसके लिए अपने पास 3 तरीके के लास्ट रिसॉर्ट कंट्रोल्स हैं। पहला है डीआरपी, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड है आपका पीसी। डीआरपी क्या होता है बच्चों? डिजास्टर रिकवरी प्लान। कि अगर डिजास्टर आ गया तो हम ठीक होकर दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में कैसे आएंगे। इसके लिए 4 थे। इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब तुरंत क्या करना है। बैकअप मतलब किस तरीके का बैकअप रखोगे, कितनी बार रखोगे और क्या प्रोसीजर में बैकअप रखोगे। रिकवरी मतलब रिस्टोर करना सारी फैसिलिटीज को। और टेस्ट मतलब जो भी डेफिशिएंसीज है उनको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉलिसी है। इसमें आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि आपको जो भी नुकसान हुआ उसका रिवर्समेंट आपको मिल जाए। थर्ड क्या है? बीसीपी। बीसीपी क्या होता है कि अगर कोई भी डिजास्टर आ गया तो भी आप मिनिमम इम्पैक्ट के साथ कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, वो क्या होता है आपका बीसीपी, दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। आगे बात समझ। आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और ये आप लोग प्लीज लर्न कर कर आए। और कल वाला भी थोड़ा सा कोशिश करें लर्न करने का, आगे का हम कल करते हैं। हमने मैनेजरियल कंट्रोल्स में टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स पढ़े। उसमें पहला था प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर यूजिंग, फिर कंट्रोलिंग। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी एनालिसिस था। फिर उसका एक्सिस्टिंग सिस्टम को स्टडी किया था। फिर इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग की डिजाइन की। जब डिजाइनिंग में पहले उसकी रिक्वायरमेंट जानी, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखा, फिर डेटाबेस को डिजाइन किया, इंटरफेसेस यूजर इंटरफेसेस को डिजाइन किया, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको डिजाइन किया आपने। ये सब अपन ने डिजाइन किया। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक्वायर किया, जो चाहिए वो खरीदा। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने से पहले, फाइनल देने से पहले उसकी टेस्टिंग की, और फिर उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस किया। तो उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो अपन ने चेंजेस भी कर दिए। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। उसमें पहला पढ़ा प्लानिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, ऑपरेशन मेंटेनेंस, और फिर कोडिंग में 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी आपने। एक तो मॉड्यूल, और फिर इंटीग्रेट कर दो। इस कोडिंग स्ट्रैटेजी में स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस पढ़ना समझना। टेस्ट भी 3 तरीके थे, पहले यूनिट, फिर इंटीग्रेशन, फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस भी 3 तरीके के थे। परफेक्ट मतलब सोर्स का यूज कम से कम होना चाहिए। देन अपन ने पढ़ा डेटा डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। उसमें पहले डेटा डेफिनेशन, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट कंट्रोल, उसमें डीआरपी एश्योरेंस के बारे में। और डीआरपी के अंदर 4 चीजें पढ़ी। बैकअप होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। कल आप लोग ये याद करके आएंगे, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे।